हेलो हेलो हेलो। हाँ, ऐसा अंधेरा अंधेरा काहे लग रहा है? बत्ती बुझा के रखे हो तुम? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो भाई ठीक है, ऐसे ही ठीक है। हाँ भाई पढ़ो, लिखो एलिमिनेशन। क्या कर रहे हैं बेटा? तुम हमारी निजी जिंदगी में मत झांको। हाँ भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन बेटा आपने पढ़ रखा है, आज हमें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है ना? एलिमिनेशन के लिए पेज जो छुड़वाया था वहीं पे लिखना है। चलिए भाई सुनिए गौर से, ध्यान से। आपको कैसे पता चलेगा, बोर्ड पे देखो और मुंह बंद करके, आपको कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है या एलिमिनेशन कराना है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्वेश्चन सेम लगेगा आपको, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के क्वेश्चन सेम होते हैं, आपको कुछ फैक्टर से देखना पड़ता है कि ये दोनों अलग अलग रिएक्शन है। हमें कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा? तो देखो, अगर आपके पास लो टेम्परेचर कहीं है, बेटा मुंह बंद कर लो, अगर लो टेम्परेचर है और स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है, अगर लो टेम्परेचर है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या फेवर करता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा है SN1 और SN2। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया रहे, तो फिर क्या फेवर होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा ये आपकी जिंदगी का रिएक्शन है, कोई ना कोई छोड़ के जाता है। एलिमिनेशन में भी बेटा कोई ना कोई छोड़ के जाता है। आइए समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो तब होगा जब आप डॉक्टर बन पाओ, है ना? अगर नहीं बन पाए कोई बात नहीं, फिर एलिमिनेशन तो होके ही रहेगा, दुनिया का नियम है बेटा ये। चलिए, तो अगर लो टेम्परेचर है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि SN1 SN2। हाई टेम्परेचर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन दो तीन तरह से होता है। एलिमिनेशन में आपको E1 रिएक्शन पढ़ना है, एलिमिनेशन में आपको E2 रिएक्शन पढ़ना है, एलिमिनेशन में आपको E1CB भी एक होता है, E1CB। एलिमिनेशन में EI भी एक होता है। हमारे सिलेबस में केवल ये दोनों है। जैसे SN सब्स्टिट्यूशन में भी SN1 होता है, SN2 होता है, SNNGP होता है, SNI होता है, पर हमारे सिलेबस में SN1 SN2 है। उसके अलावा NCERT में नहीं है तो पढ़ना नहीं है, स्टाइल नहीं मारना है। हाँ, एलिमिनेशन में भी केवल दो है, E1 और E2। तो E1 E2 से पहले टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन कितने तरह से किया जा सकता है, सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला एलिमिनेशन रिएक्शन लिखोगे अल्फा एलिमिनेशन। पहला एलिमिनेशन होगा अल्फा एलिमिनेशन, या फिर इसको बोला जाता है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, या तो सिंगल अल्फा एलिमिनेशन, या फिर अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, या फिर 1-1 एलिमिनेशन। एक ही बात है, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, या फिर 1-1 एलिमिनेशन, एक ही बात है। कैसे होगा बोर्ड पे देखिएगा, मजा आ जाएगा अभी आपको। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। मान लीजिए मैंने एक बेहोश करने वाला कंपाउंड लिया। ऑर्गेनिक में कौन कंपाउंड बेहोश कर देता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमने लिया है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन में इसकी और ज्यादा जानकारी करेंगे, CHCl3 बोलते हैं। अगर मैं CHI3 ले लूं तो आपके डिटॉल में, सेवलॉन में, सब जगह बड़े अमाउंट में यूज होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। CHI3 क्या है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये बेहोश करने के लिए काम आता है। अब मान लीजिए मैंने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है भाई?
स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि क्या NaOH, क्या बेटा आपके सामने KOH, या कोई भी जो OH माइनस प्रोवाइड करे वो स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में S ब्लॉक वाले में क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस ही होते हैं? अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? एसिड H को चुराएगा। भाई स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा आपके रिएक्शन में? एसिडिक H को हटा लेगा वहां से। क्या यहां पे ये H एसिडिक है या नहीं, पहले ये समझाओ, समझो। क्या ये एसिडिक H है या नहीं? एसिडिक H क्या होता है? एसिडिक H वो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, या फिर एसिडिक H वो होता है जो हटने के बाद स्टेबल एनायन बनाए। भाई हमने एसिडिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर किया था? H प्लस हटाओ कार्बन आयन बनाओ, जिसका कार्बन आयन स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। तो अगर इसका H प्लस हटाने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बनाए, इसका मतलब ये एसिडिक। अब H प्लस हटाओ, H प्लस हटाने के बाद क्या आपको नजर आ रहा है कि यहां पे CCl3 माइनस बन रहा है? H प्लस हटाने के बाद क्या बन रहा है? CCl3 माइनस, और ये हाईली स्टेबल है, पढ़ाया हुआ है। क्या बैक बॉन्ड हो रहा है? क्या कार्बन पे माइनस है और Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खटाक से बैक बॉन्ड होगा, तो यहां पे अटैक होगा और बैक बॉन्ड बन जाएगा, तो हाईली स्टेबल एनायन है। चूंकि हाईली स्टेबल एनायन बन रहा है, इसीलिए ये वाला एसिडिक H हो गया। क्या? तो क्लोरोफॉर्म में जो बेहोश करने वाली कंपाउंड है उसमें एसिडिक H होता है। प्रूव हो गया, क्योंकि स्टेबल एनायन बना रहा है तो एसिडिक H होगा। अच्छा, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि भाई Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, I एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, सामने वाले का भी लेके चला जाता है, पढ़ाया हुआ है। तो लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगा और सामने वाले का भी लेके चला जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, क्या वहां पे बेटा लिविंग ग्रुप Cl माइनस बन के रिलीज हो जाएगा, और जब Cl माइनस निकल गया तो यहां पे क्या आ रहा होगा? प्लस। एक और चीज, जब जब कार्बन पे माइनस आया है, क्या उसको लोन पेयर पढ़ते हैं? कार्बन माइनस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। तो क्या इस कार्बन के पास क्या होगा? लोन पेयर, क्योंकि कार्बन पे क्या है? माइनस। अच्छा, अब देखो ध्यान से, क्या Cl लीव करेगा? Cl माइनस बन जाएगा। जब Cl माइनस लीव कर गया तो इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। पहले से क्या है? माइनस। क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा? तो आपके पास बन गया है Cl माइनस लीव कर गया है, और क्या CCl2 बन गया है विथ लोन पेयर। न्यूट्रल CCl2 बन गया विथ लोन पेयर, और ये जो न्यूट्रल CCl2 है बच्चे, इसी को बोला जाता है कार्बीन। आपको जब मैं इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा रहा था GOC में, वहां पे लिखवाया था 6 इंटरमीडिएट होते हैं: कार्बोकेटाइन, कार्बनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, नाइट्राइन, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, यही होता है। आपके पास नाइट्रीन और बेंजाइन एनसीईआरटी में यूज ही नहीं हुआ है कहीं पर, पूरे ऑर्गेनिक में 11th-12th में नाइट्रीन और बेंजाइन कहीं भी यूज नहीं हुआ है, यानी कि वो सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 4 इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटाइन हम पढ़ चुके हैं, कार्बनाइन पढ़ चुके हैं, फ्री रेडिकल पढ़ चुके हैं, और आपके पास कार्बीन, चौथा ये है। नाइट्रीन और बेंजाइन नॉट इन सिलेबस। अब ये एक इंटरमीडिएट है। अच्छा, ये एनाइनिक है, न्यूट्रल है, या केटाइनिक है? न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। दिस इज न्यूट्रल इंटरमीडिएट। और ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट अल्कोहल के रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, राइमर टीमन रिएक्शन। अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन आएगा, वहां पे पढ़ाऊंगा फिनॉल में। बेसिकली क्या आ जाएगा? राइमर टाइमन रिएक्शन, RTR रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। RTR रिएक्शन में का इंटरमीडिएट होता है CCl2। बस इसका स्ट्रक्चर, बस इसका फॉर्मूला सिलेबस में है। कार्बोकेटाइन के बारे में हमने बहुत डिटेल, स्टेबिलिटी सब देखी है, वो सिलेबस में है ही नहीं। कार्बीन का स्टेबिलिटी सिलेबस में नहीं है, कार्बीन का रीअरेंजमेंट सिलेबस में नहीं है। हाँ, इसका बस स्ट्रक्चर और फॉर्मूला और किस रिएक्शन का ये पार्ट है वो सिलेबस में है। तो बस ये देखिए कार्बीन बना कैसे। क्लोरोफॉर्म में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो क्या सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन हटा, एसिडिक हाइड्रोजन के बाद क्या लिविंग ग्रुप हटा, और लिविंग ग्रुप हटने के बाद क्या बन गया आपके पास? न्यूट्रल, न्यूट्रल CCl2। और न्यूट्रल CCl2 क्या हो जाता है? दिस इज कार्बीन। तो इसको आप डब्बे में बना के लिख लीजिए, क्लोरोफॉर्म में लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म में जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो यहां पे CCl2 बना लेगा, डब्बे में डाल दीजिए, कार्बीन बन जाएगा। CCl2 में CCl2 बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3, यहां पे क्या बन गया? कार्बीन। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि न्यूट्रल है। कौन से एलिमिनेशन से बना है? अल्फा अल्फा। अब सुनो, अल्फा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? जहां पे हेलोजन लगा है उसको बोल दो अल्फा। क्या अल्फा से ही H हट रहा है?
क्या अल्फा से ही सीएल हट रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। क्या इसको अगर 1 कार्बन बोल दूं, मतलब कॉमन नेमिंग में अल्फा बोलते हैं, आईयूपीएसी में 1 लिखते हैं, तो क्या फर्स्ट कार्बन से ही एच हट रहा है, फर्स्ट कार्बन से ही सीएल हट रहा है, तो क्या 1 1 एलिमिनेशन हो गया? और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फा एलिमिनेशन का केवल एक एग्जांपल आपके सिलेबस में है, जो ये है, बस। इसके अलावा अल्फा एलिमिनेशन है ही नहीं। अगर अल्फा एलिमिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो केवल ये डब्बे से आएगा। बेहोश करने वाले में अगर अल्फा एलिमिनेशन कराते हो तो कार्बन मिल जाता है। क्लोरोफॉर्म में अल्फा एलिमिनेशन गिव्स यू कार्बिन, दैट्स इट। ये अभी E1 E2 स्टार्ट नहीं हुआ, ये नॉर्मल, ये एक अलग टाइप का एलिमिनेशन है। अब पढ़ेंगे E1 E2 इसके बाद। अब लिखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज योर अल्फा बीटा एलिमिनेशन। प्रूफ भेजना क्लास में भाई, प्रूफ भेजना पड़ता है। तुम ऐसे करके क्या दिखा रहे हो? क्या कह रहे हो? किसको प्रूफ भेज रहे हैं? ऑफिस वालों को? बैंगलोर ऑफिस वाले? मुंह बंद करो, नौटंकी सब। हाँ, लिखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। अब हम E1 E2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये E1 E2 से डिफरेंट है। क्या करवाए थे? क्या करवा दिया था मैंने? अरे भैया, ये E1 E2 ही है, वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखिए, हो गया तो मत पढ़ो, बोर्ड पे देखो। एक्चुअली वो डेफिनेशन हुआ है, अभी आपको क्वेश्चंस करने बाकी है। हाँ, क्या लिख रहे हो इसमें? हाँ, शांत। अब लिखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसको बोला जाता है 1-2 एलिमिनेशन। हाँ भाई, अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन किसमें पढ़ते हैं? ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे CH3 CH2। मान लो यहां पे दे दिया हमने CH2Cl, ठीक है, एक ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है, CH3 CH2 CH2Cl। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक रिएक्शन में रिएजेंट डाल रहे हैं। अब रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे? एल्कोहलिक KOH लिया जा सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और क्या NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है? और क्या एल्कोहलिक KOH को ही RO- बोला जाता है? और क्या एल्कोहलिक KOH का ही दूसरा वर्जन है RO- ROH? तो ये जितने भी हैं आपके सामने लिखे गए हैं, दे ऑल आर ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है, तो अभी क्लास के अंदर ही याद कर लीजिए कि ये चार अगर आपको देखने को मिल गए, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO- ROH, ये चारों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं, यानी कि HX रिमूव करते हैं। इन चारों का एक ही काम है,
HX रिमूव करना। अगर ये कहीं भी आपको दिख जाए, अगर आपको किसी भी रिएक्शन में दिख जाए, इसका सिंपल क्या मैकेनिज्म होगा, HX रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव करेगा भी हम पढ़ रहे हैं, पर आपको अभी क्या दिमाग में रखना है कि अगर ये चार कहीं देखने को मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, HX रिमूव कर देंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट में अल्कोहलिक KOH क्या है इसके बारे में समझा रहा हूं। देखो, अल्कोहलिक KOH का मतलब, हमारे पास KOH है और उसमें हमने अल्कोहल मिला दिया, ठीक है। हमारे पास एक KOH है, उसमें हमने अल्कोहल मिला दिया, इसी को अल्कोहलिक KOH कर रहे हैं। अल्कोहल मिलाने से हुआ क्या, तो देखो मेरे पास KOH तो अच्छा बेस है ही, हमने इसमें मान लो अल्कोहल मिला दिया। अल्कोहल मिलाने का मतलब ROH मिला दिया, है ना। अब आप देखो, क्या अल्कोहल का H एसिडिक H होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो अल्कोहल का H क्या हो जाएगा, एसिडिक H। क्या हमारे पास ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का बेस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का बेस क्या यहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हमने अल्कोहलिक KOH में किया क्या, एक बेस को एक एसिड से मिला दिया। तो यहां से जो OH माइनस है, क्या वो H प्लस लेके वाटर बनाएगा, सबसे पहले भाई एसिड प्लस बेस मिल गया, तो सबसे पहले देखो क्या वाटर बन गया है, साथ में क्या बना होगा, क्या यहां से बेटे RO माइनस बन गया होगा, साथ में देखो क्या बन गया होगा, RO माइनस। तो ये जो आप RO माइनस लिख रहे हो, ये क्या है, अल्कोहलिक KOH। ये जो आप RO माइनस ROH लिख रहे हो, क्या है, अल्कोहलिक KOH। इसका दूसरा फॉर्म है बस, या तो थ्योरेटिकल फॉर्म में अल्कोहलिक KOH लिख दो, या तो अल्कोहलिक KOH का फॉर्मूला क्या है, RO माइनस। क्योंकि जैसे आप अल्कोहलिक KOH करोगे, क्या ये बेस इस एसिडिक H को चुरा लेगा, एसिडिक H को चुराने के बाद क्या बन गया, RO माइनस। तो अल्कोहलिक KOH इज अ थ्योरेटिकल फॉर्म, और इसी का फॉर्मूला क्या है, RO माइनस। तो बेसिकली आपको दो ही चीज याद रखनी है कि अगर अल्कोहलिक KOH दिख जाए या NaNH2 दिख जाए, तो ये क्या करेगा, HX हटाएगा किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहलिक KOH दिख जाए, NaNH2 दिख जाए, क्या होगा, HX हट जाएगा। अच्छा, अल्कोहलिक KOH का ही ये फॉर्मूला है RO माइनस, याद रख लें अलग से, और इसी का ये फॉर्मूला है RO माइनस ROH। अब देखो होता क्या है, जैसे ही अल्कोहलिक KOH NaNH2 है, ये HX हटाएगा, लेकिन पड़ोसी की मदद से। HX हटाएगा लेकिन पड़ोसी की मदद से। तो देखो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, अब बगल वाले क्या बोल दिया, बीटा। तो अल्फा से Cl, बीटा से H, हटा दो भाई, अल्फा से Cl बीटा से H क्या बन जाएगा, एल्कीन बन गया। क्या, अल्फा से Cl और बीटा से H एल्कीन बन गया है, प्रोडक्ट आपके पास एल्कीन बन रहा है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, अल्कोहलिक KOH NaNH2 क्या करता है, पड़ोसी से HCl निकालता है, अल्फा से Cl, बीटा से H। अब ये कैसे हटता है, इसकी मैकेनिज्म इज VVIP। ये कैसे हटता है, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये एक E2 मैकेनिज्म है, ये एक E2 रिएक्शन है। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं E2 रिएक्शन, E2 खत्म होगा फिर E1 पे चलेगा। E2 रिएक्शन, आइए, अल्फा बीटा में दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है E2 और दूसरा होता है E1। पहले आप E2 पढ़ रहे हैं, फिर E1 पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने अल्काइल हैलाइड में तो ये रिएक्शन पढ़ाई है, हमने अल्काइल हैलाइड में तो ये रिएक्शन पढ़ाई है। अल्कोहलिक KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये वही तो हो रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम है क्या, बेसिकली इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या हमने ये पढ़ा हुआ था, आज हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जो हमने वहां पे पढ़ा हुआ है, आज इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, SN2 याद है, SN2 में क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल जो अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया था, वो कार्बन पे अटैक करेगा, क्या पिछले दरवाजे से अटैक करेगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या साइमल्टेनियस अटैक और साइमल्टेनियस रिमूव हो रहा था, क्या यही हो रहा था, क्या ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, क्या उसमें एनाइन लाइक कैरेक्टर आ रहा था, ये सारी चीजें यहां रिपीट होगी। जो SN2 में है, सिमिलर E2 होता है। अब देखिए कैसे, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने इसी सेम वाले को यहां लिखा CH3, CH2 वाले को हमने क्या किया है, यहां पे H बना दिया, और यहां पे ध्यान दीजिएगा CH2 से क्या बना दिया, Cl बना दिया। क्या यही है, देख लो भाई, रिएक्टेंट यही है सब लोग, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है RO माइनस, RO माइनस क्या है, अल्कोहलिक KOH, या तो RO माइनस ले लो या तो NaNH2 ले लो।
ये RO माइनस क्या करता है, जैसे SN2 में याद करो साइमल्टेनियस अटैक हो रहा था, वैसे ही यहां पे ये RO माइनस सबसे पहले बेटा इस H पर अटैक करेगा। RO माइनस पड़ोसी के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है, पड़ोसी के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो क्या ये यहां से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा? क्या यहां पे बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा? अच्छा, तो यहां पे सबसे पहले बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होगा। जब ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट होगा तो क्या यहां से H प्लस बन के निकलेगा? भाई RO माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल देगा यहां से। जब H प्लस को निकाल देगा तो क्या बेटा समझो यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H प्लस निकल गया तो छोड़ के क्या गया, माइनस। अच्छा, अब ये माइनस सामने वाले अल्फा कार्बन को मिलता है। माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, लेकिन इसके तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। क्या सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है? और आपको पता है अगर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है, अगर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आया तो क्या पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? देखिए क्या हुआ, ध्यान से फिर से, RO माइनस ऊपर के साइड से हाइड्रोजन खींचता है, इसकी वजह से क्या आया, माइनस, और माइनस ने आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया एंटी बॉन्डिंग में, उसकी वजह से क्या हुआ, Cl निकल गया। तो ऊपर के साइड H लगा हुआ है, नीचे की साइड Cl लगा हुआ है, ऐसे ही होता है, हमेशा अपोजिट साइड में लगना जरूरी है। अपोजिट सेम साइड होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा, अगर H और Cl सेम साइड है तो एलिमिनेशन नहीं होगा, लॉजिक समझाऊंगा अभी। ऊपर H लगा हुआ है, नीचे Cl लगा हुआ है, ऊपर वाला जो H है सबसे पहले क्या वो ROH के साथ चलेगा, ROH के साथ गया तो जब H प्लस चला गया तो उसके बीटा कार्बन पे माइनस आया होगा, क्या वो माइनस आगे अल्फा कार्बन को आएगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में आएगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो पुराना बॉन्ड Cl वाला टूट जाएगा। और ये भी साइमल्टेनियस होता है SN2 जैसा, ये भी साइमल्टेनियस होता है SN2 जैसा, जिस स्पीड से H प्लस को ये खींचेगा उतने ही स्पीड से Cl माइनस नीचे से खींचेगा, जिस स्पीड से H प्लस ऊपर भागेगा उतना ही स्पीड से Cl माइनस नीचे। क्यों? क्योंकि अगर H प्लस जल्दी निकला तो जल्दी कार्बन आयन बना, जल्दी डोनेट हुआ तो जल्दी Cl माइनस निकला। साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, SN2 जैसा होता है, वन स्टेप रिएक्शन ये भी होता है। अब देखिए इसको और डिटेल में मैं यहां समझाता हूं, इसको और डिटेल में मैं यहां समझाता हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। इसमें हुआ क्या होगा, ये CH3 है एज इट इज रहेगा, ये CH है, ये आगे CH2 है। अब बोर्ड पे देखिएगा, क्या ये जो RO माइनस आया है, RO माइनस, क्या ये बेटा बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा H से, बीटा हाइड्रोजन से? क्या वो सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन पे नजर डालता है और वहां से H से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है? क्या अगर RO माइनस के साथ वो बॉन्ड बना रहे तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, यहां पे क्या बॉन्ड फॉर्म होगा और यहां पे क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? हुआ? अच्छा, अब इस बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या इस कार्बन पे माइनस आया? अगर कार्बन पे माइनस आया है तो क्या यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा? भाई ये डोनेट करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में ये डोनेट करेगा, इसके सिग्मा स्टार में डोनेट करते हो, क्या पाई बॉन्ड बनेगा? चूंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, जो पुराने बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। तो क्या ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? तो देखो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म, और Cl वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक। वहां भी यही हो रहा था SN2 में, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्म एंड बॉन्ड ब्रेक। यहां भी क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्म एंड बॉन्ड ब्रेक। क्या ये एक ट्रांजिशन स्टेट ही तो है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। अब एक चीज याद करो, SN2 में मैंने बोला था कि जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा उसमें कार्बनाइन लाइक कैरेक्टर होगा, बताया था ना कि वहां पे लीविंग ग्रुप भी Cl माइनस की तरह लीव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है, माइनस। तो क्या माइनस उसमें ऐड हो रहा है? माइनस ऐड हो रहा था तो क्या एनाइन लाइक कैरेक्टर आ गया था? लेकिन क्या यहां माइनस ऐड हो रहा है ना, माइनस ऐड कहां हो रहा है, माइनस इनफैक्ट H प्लस निकाल रहा है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सुनाता हूं कहानी, सुनो। क्या H प्लस गया तो माइनस आया और Cl माइनस गया तो प्लस भी तो आया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल। भाई H प्लस गया तो क्या आया, माइनस, और Cl माइनस निकला तो क्या आ गया, प्लस, तो क्या हो गया, न्यूट्रल। तो क्या इसमें एनाइन लाइक कैरेक्टर आया कि नहीं आया? नहीं आया। आया क्या, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। भाई इसमें क्या बना है, बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो क्या इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या एनाइन लाइक कैरेक्टर लिखूं या एल्कीन लाइक कैरेक्टर लिखूं? एल्कीन लाइक कैरेक्टर। तो मैंने आपको वहां बताया था कि रेट ऑफ SN2 एनाइन लाइक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, जितना नेगेटिव स्टेबल उतना SN2 ज्यादा, ये पढ़ाया था।
यहां पे क्या बोल रहा हूं, जितना एल्कीन स्टेबल उतना E2 ज्यादा। फिर से सुनो, चूंकि वहां ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा था, एनायन, तो वहां पे जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल उतना ही SN2 ज्यादा। यहां पे ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा है, एल्कीन, तो जितना एल्कीन स्टेबल उतना E2 ज्यादा। समझ में आया? वहां पे एनायन की स्टेबिलिटी से SN2 देख रहे थे, यहां पे एल्कीन की स्टेबिलिटी से SN2 देख रहे हैं। अच्छा, E2 देख रहे हैं। अब देखो बोर्ड पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। सारे बॉन्ड जो ब्रेक होने हैं ब्रेक कर दो, सारे बॉन्ड जो फॉर्म होने हैं फॉर्म कर दो। तो देखो सबसे पहले जो मैं मेन प्रोडक्ट है उसको बना रहा हूं। क्या यहां पे बेटा पाई बॉन्ड फॉर्म होना है, फॉर्म हो गया। क्या बेटा ROH फॉर्म होना है, फॉर्म हो गया। क्या बेटे Cl- लीव करना है, लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर गया। लिविंग ग्रुप हमेशा एनायन बनाता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। E2 रिएक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान से अभी रुक जाइए। E2 रिएक्शन में हो क्या रहा है, E2 रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि एंटी एलिमिनेशन होगा। क्यों, सेम साइड से क्यों नहीं होगा? रिपल्सन कहां हो रहा है भाई? हाइड्रोजन में कौन सा रिपल्सन भाई? मान लो सेम साइड मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रोजन में कौन सा रिपल्सन? हाइड्रोजन इज अ हल्की ग्रुप, नो रिपल्सन, नो। हाँ थोड़ा सा सही है, और बल्कि फील होगा, बल्कि फील होगा, देख रहे हो जरा, फील नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, बताओ वाई, क्यों एंटी एलिमिनेशन होगा, सिन क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर जिसमें सिन एलिमिनेशन दिया हुआ है और उसका आंसर है नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सिन एलिमिनेशन होता ही नहीं है। Cl के अपोजिट साइड में H होना चाहिए, बोलो RO माइनस। नो, हाँ कहीं ना कहीं वो ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्यों एंटी एलिमिनेशन होता है, ध्यान से सुनिए। एल्कीन बनने में सबसे मेजर रोल कौन सा हो रहा है? क्या ये कार्बन डोनेट करेगा तभी तो एल्कीन बनेगा। अब ये कार्बन कहां डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर मान लो Cl इस साइड रहता तो एंटी बॉन्डिंग क्या इस साइड रहता, तो क्या ये डोनेट होगा? नहीं होगा। डोनेट होगा? नहीं होगा। तो एंटी बॉन्डिंग और CH बॉन्ड पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल में ही तो पाई बॉन्ड बनता है। तो CH बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग क्या होने चाहिए, पैरेलल। तभी तो पैरेलल में ओवरलैप होकर पाई बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो यहां पे है तो क्या ओवरलैप हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज यहां का जो नेगेटिव चार्ज है CH का, वो एंटी बॉन्डिंग के पैरेलल होना पड़ेगा। अगर पैरेलल होगा तभी यहां पाई बॉन्ड बनेगा, पैरेलल नहीं होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग को पैरेलल होना है तो Cl कहां जाएगा, अपोजिट साइड। इसीलिए एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। तो लिखो नोट, कहां लिखे, यहां बल्कि फील नहीं हो रहा है, बल्कि फील हो रहा है। नाइस। वैसे किसको फील हो रहा है बल्कि, RO माइनस को, क्लोरीन को। नाइस। आइए लोन पेयर में इसमें कि E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन हमेशा ही एंटी एलिमिनेशन है। क्यों? E2 एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन बिकॉज CH सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। CH सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, CH sigma star anti-bonding molecular orbital must be parallel. E2 एलिमिनेशन हमेशा एंटी एलिमिनेशन क्यों होगा? क्योंकि तुम क्या यहां पे चाय पी रहे हो? तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है? किस, अकेले रहते हो कि किसी के साथ में रहते हो? अकेले, तब तबीयत खराब होगी। E2 एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन, क्योंकि CH सिग्मा बॉन्ड और इसको पैरेलल होना पड़ेगा, और पैरेलल होगा तभी Cl अपोजिट साइड में रहेगा। हाँ शांत, हाँ। क्लोरीन का क्यों टूटा, हाइड्रोजन के क्यों नहीं टूटा? क्योंकि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए।
हाँ, कहां पे? यहां पे Cl माइनस बनाया है, देखो ध्यान से। माइनस है भाई, वो Cl थोड़ी बनेगा, लीविंग ग्रुप है, Cl माइनस बनेगा। तुम जान ले लो, एक काम करो, तभी मान जाना आप। तो CH सिग्मा बॉन्ड और ये जो Cl का कार्बन का जो सिग्मा स्टार है वो पैरेलल होना चाहिए, और जब ये पैरेलल होगा तो Cl को अपोजिट होना पड़ेगा। अगर पैरेलल होगा तो ये एंटी पोजीशन में चला जाएगा, और एंटी पोजीशन में ही एलिमिनेशन करता है। जल्दी लिखो भाई। बताओ, डाउट है तो पूछो, कल के लेक्चर का डाउट है तो बाहर पूछो। क्या बोले थे? कौन सा दिखाओ? अच्छा, वो वाला डाउट। हाँ, अच्छा, उसके अलावा डाउट, पर्सनल डाउट के लिए पर्सनली मिले, बाहर पूछ लेना, कल का डाउट बाहर पूछ लेना। चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2। पहले E2 कंप्लीट करने दो, मुंह मत खोलो अपना, मुंह खोलते हो गंदगी फैलाते हो। लिखो भाई, E2 रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसके साथ? अच्छा, ये ऑटोमेटिक जूम हो जाता है उसके बाद? ओके, कोई बात नहीं, लिखो जल्दी लिखो। ये ऐसे कैसे हो गया? ये क्यों कूद के आ रहा है गधा आदमी? इसमें तो सही है, गड़बड़ कहां था? अच्छा, ये वाले में गड़बड़। अरे हटो रे, जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी लिखो। क्या हो गया ना? वहां क्या लिखे, कहां पर? वहां अब हमको कैसे पता चले कहां? बताओ। ये नोट, E2 एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन, बिकॉज, अच्छा ये बिकॉज का बी रह गया, देख रहे हो? लड़कियां डायरेक्ट नहीं बोल सकती हैं कि बिकॉज मिट गया है, लड़कियां बोलेंगी जरा वो देखिए आपने क्या लिखा है, देख रहे हो? फिर आपको गलतियां एहसास करेंगी, आप गलती एहसास हो तो खुद लिखो। दिस इज कॉमन गर्ल्स एंड नेचर, है ना? तुम्हारा बात तो हमको बाउंसर चला जाता है। हो गया? लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2। हो गया ना भाई? कहीं तक धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग? सबका हो गया? चलो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलिमिनेशन। बाहर हाँ, क्या ज्यादा खुश है? एज ऑलवेज आई वॉज बोर्न हैप्पी। चलो भाई, इधर बोर्ड पे आओ। खुश लग रहे हैं तो प्रॉब्लम, एनर्जी नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम, है ना? जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। यार ये फिर चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2।
तुम लोग जो भ्रम में जी रहे थे वो भ्रम तो क्लियर हो गया ना। पहले ही बोला था कि भरोसा कर लो मेरे को। 26 जनवरी को बेटा रिपब्लिक डे होता है, मैरिज डे नहीं होता है। बढ़िया, इधर आओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के कुछ खास पॉइंट्स है, जैसे हमने SN1 SN2 में पढ़ा है वैसे ही E1 E2 में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि रिएजेंट क्या होता है भाई इसका, कौन है जो E2 रिएक्शन कराएगा। तो क्या भाई एल्कोहलिक KOH पढ़ा हुआ है, क्या हमने NaNH2 पढ़ा हुआ है, क्या हमने RO माइनस पढ़ा हुआ है, क्या RO माइनस ROH पढ़ा हुआ है। तो ये ये है, ये है, ये है। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसके साथ अगर हीट दिया हो तो अच्छा, नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हीट समझ लेना है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चंस में आपको अलग से हीट दिखाएगा नहीं कई बार। अगर हीट दिया हो तो अच्छा, नहीं दिया हो कोई बात नहीं, आपको समझना है कि भाई HX हटाएगा। समझ में आ रहा है। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या टेंडेंसी होता है कि एलिमिनेशन की टेंडेंसी होती है कि भाई हीट होना चाहिए। अभी अभी लिखा है हमने कि हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होगा, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस हैं कि हीट नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट वहां हीट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट इफ हीट इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में अगर हीट नहीं दिया है देन कंसीडर हीट बाय डिफॉल्ट। फिर आपको अपने आप हीट बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेना है। कौन खेल रहा है भाई इससे, पढ़ लो भाई। तुमको क्या पंखे ठीक करने वाली बनना है आगे जाके, हद हो गया। अगर इसमें हीट नहीं भी दिया है तो आपको हीट कंसीडर अपने आप कर लेना है। ठीक है भाई। दूसरा चीज, ये एलिमिनेशन तो होगा सेम साइड या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो यहां पर एंटी एलिमिनेशन ही पॉसिबल है। एंटी एलिमिनेशन, क्या यहां पे किसी भी तरह से इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? नो, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, ना कार्बोकेटाइन बना, ना एनाइन बना, ना फ्री रेडिकल बना। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। क्या यहां पे बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ है? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन में क्या एल्कीन लाइक कैरेक्टर है? एल्कीन लाइक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा भैया? 2। E2 है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या इसका फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो इट इज अ बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। इट इज अ बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। E2 हो गया ना, तो बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। SN2 होता तो बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। अब चूंकि ये बाइमोलिक्यूलर है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? 2 मोलिक्यूल पर। रेट ऑफ E2 दो चीजों पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अल्काइल हैलाइड RX और कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस। बाई मोलिक्यूलर है, 2 मोलिक्यूल पर रेट डिपेंड करेगा, RX पर और स्ट्रॉन्ग बेस पर। आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि RX का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए या स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन हाफ कर दिया जाए। वो आपको काइनेटिक्स वाले मेथड से सॉल्व करना है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको ऑर्डर निकालने का, रेट निकालने का फॉर्मूला आता है, ठीक है, वैसे उसी मेथड से आपको करना है। बट वो क्वेश्चन ऑर्गेनिक में कभी नहीं आएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओनली ऑर्डर या ट्रेंड। ठीक है। कल से लेके आज तक आपने सिलेबस के 1 लाख वीडियो तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है? देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। बस कायदे की बात यह है, देयर इज नो चेंज इन सिलेबस, खत्म कहानी। ठीक है, जो लास्ट ईयर था वो वही था, दैट्स इट, राइट। अब भरी भरी PDF दिखा के 25-25 मिनट की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे उसमें। तो सिंपल है, पढ़ाई पे ज्यादा वीडियो देखिए रादर देन ये सब करनी, ठीक है। इससे बढ़िया होता है, मैं आपको कहता हूं कि हाँ गाना सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, गाना ही सुनो फिर तुम, है ना।
रेट ऑफ E2 हो गया। अब आइए रेट ऑफ E2, रेट ऑफ E2 इफ हैलोजन इज डिफरेंट, रेट ऑफ E2 अगर आपका हैलोजन क्या है बेटे, डिफरेंट है। बोर्ड, बोर्ड पे शांत। रेट ऑफ E2 अगर आपका हैलोजन डिफरेंट है, मान लो बेटे हमने RI कराया, मान लो यहां पे RBr कराया, मान लो यहां पे RCl कराया, और यहां पे क्या लिख दिया, RF। कौन अच्छा जल्दी लीव करेगा भाई? RI। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप जल्दी रिएक्शन देगा, RI, RBr, RCl, RF। RF क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अच्छा, फिर आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ E2 इफ हैलोजन इज सेम। अगर मान लो सारे RCl है, तब क्या करोगे? अगर हैलोजन सेम है तो SN2 में कैसे देख रहे थे? रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनाइन लाइक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। यहां पे क्या लिखेंगे? एल्कील। तो रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कील। जो ट्रांजिशन स्टेट में कैरेक्टर दिखाएगा उसी कैरेक्टर का स्टेबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है? रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर हैलोजन सेम है तो यही होगा। मान लो एल्कीन सेम हो जाए, तब कैसे करोगे? पहले हैलोजन सेम हुआ, अगर हैलोजन सेम करने के बाद अगर बेटा प्रोडक्ट में जो एल्कीन है, अगर एल्कीन ही सेम हो जाए, तब कैसे देखोगे भैया? आइए, if alkene is same, then rate of E2 directly proportional to number of beta hydrogen। अब लास्ट वाले को थोड़ा समझना होगा कैसे, क्यों अगर एल्कीन सेम बन रहा है तो बीटा हाइड्रोजन पे डिपेंड किया, इसको समझना होगा। पहला वाला तो लॉजिकल है, अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा रिएक्शन। दूसरा वाला भी लॉजिकल है कि जो ट्रांजिशन स्टेट में बन रहा है उसी के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन बन रहा है, इसी की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करेगा। तीसरा वाला क्या होगा? रेट ऑफ E2 बीटा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बना दिया? बोर्ड पे देखो, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिया CH3 CH2 और यहां पे ले लिया CH2Cl। यहां पे कितने बीटा हाइड्रोजन है? 3। तो क्या सबसे पहला स्टेप याद करो, सॉरी दो बीटा हाइड्रोजन है कि सबसे पहला स्टेप याद करो बोर्ड पे, सबसे पहला स्टेप याद करो। पहले स्टेप में क्या RO माइनस बीटा हाइड्रोजन को ही तो ले रहा था? फर्स्ट स्टेप में RO माइनस ने बीटा हाइड्रोजन पे ही तो अटैक किया था। अगर मान लो बीटा हाइड्रोजन 1 है तो क्या एक ही अटैक कर सकता है? अगर मान लो 2 है तो क्या 2 अटैक कर सकता है? अगर मान लो 3 है तो क्या 3 अटैक कर सकता है? बेसिकली RO माइनस के पास जितना ज्यादा ऑप्शन रहेगा बीटा हाइड्रोजन का, उतनी अच्छी बात है। ध्यान से देखो, RO माइनस को जितना ज्यादा ऑप्शन मिल जाए हाइड्रोजन का, बीटा हाइड्रोजन का, उतना अच्छा, इतनी अच्छी बात है। उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा क्या उतना ही जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कोलिजन और उतना ज्यादा रेट ऑफ E2। अगर एल्कीन सेम बन रहा है तो जिसका बीटा हाइड्रोजन ज्यादा, इसका मतलब वहां कोलिजन ज्यादा, इसका मतलब वहां पे E2 ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है आपको, लास्ट वाले में रेट ऑफ E2 बीटा हाइड्रोजन के ज्यादा होने से बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो E2 बढ़ेगा। कोई भी रिएक्शन कोलिजन के बढ़ने से ही बढ़ता है, तो E2 बढ़ेगा। इस पर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट वाले में, और जनरली ये लोगों को पता नहीं होता है। अभी कराएंगे क्वेश्चन। किस रिएक्शन में? इस वाले में 2 है ना बेटा, एक यहां एक यहां। हाँ, एक ही जाएगा, एक ही एट वन टाइम एक ही जाएगा, बट क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ज्यादा है?
3 हाइड्रोजन होगा तो 3 कोलिजन हो सकता है, 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 होगा, 1 हाइड्रोजन तो 1 ही होगा। तो जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ज्यादा वह रिएक्शन होने के चांस ज्यादा। कौन सा वाला? किस वाले में? इस वाले में देखो, अगर आरओ माइनस लिखा हुआ है, क्या ये अल्कोहलिक केओएच है? अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब अल्कोहलिक केओएच है। तो अल्कोहलिक केओएच टेम्परेचर लिखा हो या ना लिखा हो, समझ लेना है कि वो टेम्परेचर है। ठीक है, अल्कोहलिक लिखा हो या ना लिखा। अगर मान लो मैं लिख दूं आरओ माइनस आरओएच और लिख दूं 20 डिग्री सेल्सियस, तब वो होगा SN1। अपने आप मैं 25 डिग्री से नीचे चला जाऊं तो SN1 होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें हाई टेम्परेचर। एक्वस का मतलब तो SN2। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कहीं भी एक्वस दिख जाए SN2 ही होना है। एक्वस में कोई सोचने की बात नहीं है। आइए, तो जो आपने पूछा वही अगला सवाल था। CH3 CH2 CH2 Cl। मान लो इसमें मैंने डाला है बेटा एक्वस KOH और दूसरे वाले में डाल दिया मैंने अल्कोहलिक KOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनाई दूसरा रिएक्शन। कई बार रिएक्शन में हीट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो समझ लेना है कि हीट है। हो गया? चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला रिएक्शन खुद मन में पहले कर लो, सोच लो कि इसका आंसर क्या होगा।
फिर मैं बताऊंगा तो सोचना सही कि गलत। जब भी मैंने आपको बोला था कि एक्वस दिख जाए, क्या आंख बंद करके आपको SN2 बोलना है? एक्वस दिख जाए, वाटर दिख जाए, तो क्या ये SN2 रिएक्शन होगा? SN2 में क्या बैक साइड अटैक होता है? क्या इन्वर्जन होता है? क्या यहां से OH निकल के Cl को हटा देगा? तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, OH हट के क्या, सॉरी, OH Cl को हटा देगा। OH जो है वो Cl को हटा दिया, बैक साइड अटैक हुआ होगा, इन्वर्जन हुआ होगा। चलिए, जब भी बेटा एल्कोहलिक KOH दिख जाए, क्या मैंने बोला है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना होता है? हीट दिया हो या ना दिया हो, क्या मतलब निकला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? क्या अल्फा से Cl और बीटा से H, अल्फा से Cl निकालो और बीटा से H निकालो। देखो है वो KOH ही, लेकिन खाली एल्कोहलिक और एक्वस देखने से कितना अलग अलग प्रोडक्ट आ गया। ठीक हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट दूसरे वाले में आइए। दूसरे वाले में आप एल्कोहलिक KOH या NH2 डालोगे, क्या जहां हैलोजन लगा है उसको अल्फा बोलते हैं, इधर वाले को बीटा और इधर वाले को बीटा, इसको बीटा 1 बोल देता हूं, इसको बीटा 2 बोल देता हूं। मुझे बताओ बीटा 1 से हाइड्रोजन निकलेगा या बीटा 2 से? बीटा 1 से या बीटा 2 से? एक काम करते हैं, अलग अलग जवाब है आपका, तो मैं बीटा 1 से भी निकाल देता हूं और एक बार बीटा 2 से भी निकाल देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में जो बनाया है वो बीटा 1 का प्रोडक्ट है और राइट हैंड साइड में बीटा 2 का प्रोडक्ट है। बीटा 1 में जो एल्कीन बना है, क्या वहां पे 6 अल्फा H आ रहा है? बीटा 2 से जो बना है, क्या वहां पे 2 अल्फा H आ रहा है? क्या बेटा ये स्टेबल एल्कीन है और क्या ये लेस स्टेबल है? क्या स्टेबल एल्कीन ही मेजर होता है और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर? एक और चीज मैंने आपको बताया था, स्टेबल एल्कीन को सेटजेफ एल्कीन कहा जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये सेटजेफ एल्कीन है? मेजर वाले को ही क्या बोला जाता है, सेटजेफ, और माइनर वाले को क्या बोलते हैं, हॉफमैन। हॉफमैन। तुम्हारा गलत ही शौक जा रहा है। हाफ मैन और हाफ क्या, फिर आधा अधूरा नहीं बेटा, रॉन्ग। देख रहे हो तुम? मोर बीटा हाइड्रोजन वाला ये केस है, इस पे आने दो। नो, जब एल्कीन सेम बन रहा हो तब बीटा हाइड्रोजन आता है, लिखा ना यहां पे, व्हेन एल्कीन इज सेम। क्या यहां एल्कीन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग। ठीक है, अब आ जाओ, सेटजेफ हो गया, हॉफमैन हो गया। सेटजेफ एल्कीन के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है भाई इसका? जेटसेफ। इसका नाम होता है जेटसेफ एल्कीन। जैसे आपका नाम भी बेटा होगा, घर का नाम होगा मोनू, स्कूल का नाम होगा मोहनलाल, ऐसे ही कुछ होता है। वैसे ही इसका सेटजेफ है, असली नाम तो सेटजेफ है, इसको घर पे बेटा जेटसेफ भी बुलाते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ इधर आओ, तुम अपना अपना नाम नहीं बताना है, इधर बताओ। सेटजेफ और हॉफमैन, लेटर आ गया है। नाइस। चलो ये तुम ना देखो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तुम ना देखो तो ज्यादा बेहतर है। चलो तुम्हारे लिए समोसा आ रहा है, ठीक है। और एक और लाइन थी जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आइए बोर्ड पे आइए। तो सेटजेफ एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन है। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, सेटजेफ एल्कीन का तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जो स्टेबल एल्कीन है उसको क्या बोलते हैं, सेटजेफ। तुम्हारा सेटजेफ से दिमाग बर्गर पे कैसे चला गया? चलो भाई बोर्ड पे देखो, शांत, वापस आओ। सेटजेफ एल्कीन और जेटसेफ एल्कीन, शांत। सेटजेफ एल्कीन का एक और डेफिनेशन होता है। एक तो आप समझ गए कि भाई स्टेबल एल्कीन को क्या बोलेंगे, सेटजेफ।
एक और इसका डेफिनेशन होता है, इस एल्कीन को जरा गौर से देखो, क्या इसमें दो एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ पड़ा है, एक लेफ्ट में एक राइट में। इस एल्काइन को देखो, इस एल्कीन को देखो, क्या बेटा आपके पास एक ही एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है लेफ्ट में? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और मैं बोल सकता हूं कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है? तो सेटजेफ या जेटसेफ का एक और डेफिनेशन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेटजेफ। जब ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा तभी तो ज्यादा अल्फा एच आएगा। और यहां पे क्या हो गया? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज हॉफमैन एल्कीन। इस एल्कीन में कितने अलग अलग ग्रुप लगे हैं? दो। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, दो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहां पे एल्कीन से कितने हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट किया गया? एक लेफ्ट से हाइड्रोजन हटा होगा, एक राइट से हाइड्रोजन हटा होगा। क्या यहां पे एक ही हाइड्रोजन हटा है? लेस सब्स्टिट्यूशन। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूट नहीं समझ आया, इसमें कुछ समझने का था ही नहीं वैसे। बोर्ड में देखो, देखो देखो ध्यान से, ये एल्कीन नजर आ रहा है, इस एल्कीन में कितना सब्स्टिट्यूशन हुआ है आजू बाजू में? दो। दो तरफ सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। अरे भाई ये ओरिजिनल एल्कीन पहचानो, क्या था ओरिजिनल एल्कीन? क्या ये था, इधर से एक एच हटा के मिथाइल लगाया होगा, इधर से एक एच हटा के मिथाइल लगाया होगा, तो दो सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन यहां पे क्या दो हुआ है या एक ही हुआ है? तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ है? लेफ्ट वाले में। राइट वाले में कम सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड, उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड। सेटजेफ एल्कीन आर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन आर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हो गया। अब लिखेंगे अगला प्रोडक्ट। हाँ, अब प्रोडक्ट लिखो पहले। भाई इसका रेट आप कैसे देखोगे? क्या हैलोजन सेम है? हैलोजन सेम है तो क्या करते हैं? एल्कीन का स्टेबिलिटी। तो जब इसका एल्कीन बनाओगे तो क्या आपके सामने अल्फा से Cl और बीटा से H निकल रहा है? नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। यहां पे जब आप बनाओगे तो अल्फा से Cl और बीटा से H निकल रहा है? नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। अल्फा से Cl और बीटा से H निकालोगे तो क्या ये बन रहा है? नहीं बन रहा है? क्या यहां पे 6 अल्फा नजर आ रहा है? यहां पे 3 अल्फा नजर आ रहा है? यहां पे 0 अल्फा नजर आ रहा है? क्या इसका आंसर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होने वाला है? बी ऑप्शन। हाँ, नो, बीटा हाइड्रोजन ज्यादा तब देखेंगे जब एल्कीन सेम बन रहा हो। क्या एल्कीन सेम बन रहा है? अलग अलग है? अलग अलग है। देखो बीटा हाइड्रोजन का कंडीशन लिखा है कि इफ एल्कीन इज सेम तब जाके बीटा हाइड्रोजन पे जाओगे, अदरवाइज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आंसर भले सेम आ सकता है बट इसमें आ गया, हर में नहीं आएगा। ठीक है, ये रूल तभी अप्लाइड है जब एल्कीन सेम बनेगा। जैसे प्रोडक्ट बनाने के बाद अल्फा एच कैलकुलेट कर। हाँ, यस, इट इज 6 अल्फा एच, इट इज 3 अल्फा एच, इट इज 0 अल्फा एच। 6 अल्फा एच कैसे आया ये दोनों? अब देखो, अल्फा से Cl, बीटा से H, यहां पे क्या निकलेगा? अल्फा से Br, बीटा से H। तो जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या आपके पास ऐसा बनेगा? ये एल्कीन बन गया। और ये एल्कीन तो हाईली स्टेबल है, क्यों? बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है। बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला देखो, अल्फा से Br और बीटा से H, तो क्या आपके पास ये वाला एल्कीन बनेगा? इसमें 3 अल्फा H। यहां पे जाओगे तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों सेम है क्या? तो इधर से बनाओ उधर से बनाओ, एक ही बात आ रहा है। तो क्या दोनों में एल्कीन अब सेम हो गया? देखो, अब क्या एल्कीन सेम हो गया बी और सी ऑप्शन में? अब कैसे देखोगे? मोर बीटा एच। क्या यहां पे ये अल्फा कार्बन है तो बीटा एच कितना है? 2। यहां पे अगर ये अल्फा कार्बन है तो बीटा कितना हो गया? 6। तो कोलिजन कहां ज्यादा होगा? यहां। E2 कहां ज्यादा होगा? यहां। तो क्या आपके सामने ए सबसे ज्यादा, फिर सी और फिर बी? क्या यही आंसर आएगा? पहले आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट स्टेबल, E2 ज्यादा। ठीक है, दूसरे वाले में भी आप प्रोडक्ट बनाए, तो प्रोडक्ट बनाया तो पता चला कि ये तो हाईली स्टेबल है भाई, बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन बी और सी में देखो प्रोडक्ट सेम आ गया। अगर प्रोडक्ट सेम है तो जिसका बीटा एच ज्यादा उसका E2 ज्यादा। अब बीटा एच कैलकुलेट करो, ये अल्फा है तो ये बीटा एच, 2 बीटा एच। यहां पे ये अल्फा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, क्या 6 अल्फा एच, 6 बीटा एच, मोर बीटा एच, मोर E2, ACB। नेक्स्ट वाले में जब आप जाओगे, प्रोडक्ट बनाओ भाई,
इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या आपके सामने बेटा कहीं किधर से भी बना सकते हो, एक लेफ्ट में एक राइट में। जब इसका HCl निकालोगे तो क्या आपके पास स्टेबल यही बनेगा, और ये तो भाई बहुत स्टेबल हो गया, क्या बेंजीन बन गया है, क्या यही होगा E2 का रिएक्शन। कौन होता है, सबसे कम स्टेबल होता है, नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। अगर किसी कंपाउंड में sp3 आ जाए तो क्या नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहां पे sp3 नहीं दिख रहा आपको, ये वाला ये सब sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। पहला वाला भी नॉन एरोमेटिक है, दूसरा वाला भी नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट, इसमें आ जाओ जरा बोर्ड पे, क्या बेटा यहां अल्फा से Cl निकलेगा, बीटा से H निकलेगा। यहां पे अल्फा से Cl और बीटा से ड्यूटेरियम निकल रहा है। किसका निकलना आसान है, H का या ड्यूटेरियम का। H, CH बॉन्ड वीक होता है तो क्या H आसानी से निकलेगा, ज्यादा E2 देगा। ये चारों क्वेश्चन बेटा नीट PYQ के पूछा गया है, कौन फास्ट E2 देगा, कौन स्लो E2 देगा। ऑल 4 आर नीट PYQ। प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट स्टेबल है तो E2 ज्यादा है, सिंपल है। अगर प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो जितना ज्यादा बीटा H उतनी ज्यादा E2। अब आपको, ये तो हो गया रेट के क्वेश्चंस, अब आपको प्रोडक्ट बनाने के क्वेश्चंस करने हैं। हो गया ये दोनों तो हो गया होगा। हाँ भाई लिखो, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको यहां पे क्या ये डॉट 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 CH3 बन गया, यहां पे CH3 है, यहां पे वेज पे लगा हुआ है H, सिमिलरली यहां पे लगा हुआ है Br, और यहां पे लगा हुआ है आपके पास H, और डैश पे लगा हुआ है H। अगर मैंने यहां पे एल्कोहलिक KOH डाला है, व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। CH3 लगा दिया, डैश पे क्या लगा दिया H, यहां पे क्या लगा दिया है Br, और यहां पे क्या लगा दिया है H। अगर आपके पास NaNH2 बनाया है तो व्हाट विल बी द आंसर। दोनों में जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है सब बनाइए। हो गया, चलो प्रोडक्ट लिखते हैं। सबसे पहले जो यहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्या आपके पास एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, HX रिमूव करता है। अब HX रिमूव करेगा तो क्या सेम साइड से या अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से तो देखो, सबसे पहले मैंने Br को देखा, क्या Br बेटा अब ऊपर है कि नीचे है, ऊपर वेज पे। अब देखो, क्या ये ऐसे H के साथ निकलेगा जो नीचे डायरेक्शन में हो। भाई Br अगर वेज पे है तो क्या एंटी एलिमिनेशन के लिए डैश वाला H चाहिए। अब डैश वाला H ऊपर के साइड है या नीचे की साइड है, नीचे की साइड। तो ये ऊपर के साथ कभी भी बैक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्या ये पाई बॉन्ड जो है वो नीचे के साथ ही बनाएगा। यहां पे ये बेटा CH3 डैश पे था, डैश पर ही रहेगा। यहां H वेज पर था, वेज पर ही रहेगा। Br हट गया है, H हट गया है। एकदम क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या मैं
यहां पे ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है गलत है? वेज आएगा डैश आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। sp2 में वेज डैश कभी देखा है क्या जिंदगी में? तो क्यों बोल रहे हो? ये sp2 कार्बन हो गया ना। sp2 कार्बन में वेज डैश थोड़ी होता है। sp2 कार्बन में नॉर्मल हाइड्रोजन दिखाया जाता है। वेज डैश कहां के लिए वैलिड है? sp3। sp2 में आप नहीं लगा सकते। अच्छा, आप यहां वेज डैश लगाए हो, क्यों? sp3 है। ऊपर वाले में वेज डैश आप दिखा सकते हो, क्यों? sp3 है। नीचे वाले में sp3 नहीं था इसलिए नहीं दिखाया। अब यहां हो, क्या बच्चा है बट वो वेज है कि डैश है, नो वन नोस। प्लेनर हो गया ना sp2, एक प्लेन में आ गया, वो वेज डैश रहा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले में। br कहां है? अपवर्ड। br कहां है? अपवर्ड। अब जरा बोर्ड पे देखना, ये किधर बॉन्ड बनाएगा, ऊपर के साइड या नीचे की साइड? बेटा दोनों साइड। भाई यार यहां ऊपर के साइड तो दिख रहा है एंटी एलिमिनेशन, इसके पास दो हाइड्रोजन है ना, तो अगर एक वेज पे है तो दूसरा ऑटोमेटिक डैश पे जाएगा। तो ये एग्जामिनर भी नहीं दिखाएगा, ये खुद सोचना होता है कि अगर इसके पास तीन ही हाइड्रोजन थोड़ी है, चौथा हाइड्रोजन कहां होगा? डैश पे। अगर एक हाइड्रोजन वेज पे आ गया, दूसरा हाइड्रोजन डैश पे जाना पड़ेगा। तो क्या ऊपर के साइड से भी बनेगा और नीचे के साइड से भी बनेगा, दोनों साइड से एल्कीन बनेगा। तो देखो यहां पे CH3 आ जाएगा, यहां पे HBr रिमूव हो चुका है, प्लस। अब ये देखोगे sp3 ये बन गया CH3, और क्या ये डैश पे जाके क्या बन गया है बेटा? H। मेजर कौन होगा खुद देख लो। स्टेबल कौन है? पहला वाला। ज्यादा अल्फा H है वो स्टेबल है। क्या इसमें आपको नजर आ रहा है 2 अल्फा और 3 अल्फा? क्या 7 अल्फा है? क्या यहां पे नजर आ रहा है आपके पास 2 अल्फा और 1 अल्फा? तो क्या 3 अल्फा H नजर आ रहा है? क्या यही मेजर है? क्या ये माइनर है? क्या मेजर इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल है, और क्या माइनर है क्योंकि ये लेस स्टेबल है? क्या इसको हम लोग मोर सब्सटीट्यूटेड है, और क्या ये लेस सब्सटीट्यूटेड है? मोर सब्सटीट्यूटेड होगा तो क्या लिख देंगे? सेटजेफ। ये क्या लिख देंगे? हॉफमैन। बेटा मैन कभी हाफ नहीं हो सकता, है ना। ये एक हमारी क्लास का लड़का, उसको दिख रहा है हाफ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए से एफ तक आइडेंटिफाई करना है। H9, बहुत बढ़िया। H9S0। ओहो, माय फॉल्ट, वो जीरो नहीं ऑक्सीजन है। वो पता है, दैट्स नाइस। नाश्ते में क्या खाते हो तुम? चावल?
तभी गैस चढ़ जाता दिमाग पे, समझ रहे हो? तब HgH9 दिखेगा। हाँ भाई, अब देखो बोर्ड पे ए से एफ तक आपको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही अमेजिंग है। आपको बस एफ के बारे में ये पूछा जाएगा कि वो इनएंशियोमर है या डाइस्ट्रियोमर है या रेसमिक है, आपको बताना है, या आइडेंटिकल है, क्या है, कुछ भी बनेगा, क्या बनेगा वो, इनएंशियोमर है, डाइस्ट्रियोमर है, रेसमिक है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। एफ की बात तो छोड़ी, पहले ए पे आते हैं। ए में ही काफी लोग शहीद हो जाएंगे। आइए, क्या ये हमने एल्काइन में रिएक्शन जोर जोर से पढ़ा है, खुशरोव रिएक्शन, याद आ रहा है? खुशरोव रिएक्शन, खुशरोव रिएक्शन। और खुशरोव रिएक्शन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एल्काइन में H2O जुड़ता है भाई, H2SO4 HgSO4 में वाटर जुड़ता है, वाटर जुड़ता है सबसे पहले मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता हुआ, और आपके सामने कुछ ये रहता है, लेकिन ये इनॉल दिखता है। और खुशरोव रिएक्शन कहता है कि भाई इसको एसीटोन कीटोन बनाइए, क्या बन गया ये? तो आपका ए क्या है, एसीटोन। ए क्या है, एसीटोन। चलिए भाई, ए इज एसीटोन, टॉटोमर हो गया, एसीटोन बन गया। अच्छा जी, अब ए एसीटोन है, PCl5 से रिएक्शन करेगा, क्या होगा? बहुत बार पढ़ाया हुआ है, PCl5 ऑक्सीजन ले लेगा, Cl दे देगा, यही पढ़ा है। एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीजन ले लेगा, Cl दे देगा। तो क्या इसमें आप PCl5 डालोगे तो क्या सारे ऑक्सीजन ले लेगा? क्या बना लेता था, POCl3। और क्या 2 ऑक्सीजन ले रहा है, डबल बॉन्ड, तो क्या 2 Cl लगा देगा? ये बन गया भैया आपके पास। अब कह रहा है 3 मोल NaNH2 डालिए, कह रहा है 3 मोल NaNH2 डालिए। तो NaNH2 क्या करता है, HCl हटाता है। तो अगर आप पहला मोल NaNH2 डालोगे, सबसे पहले पहला मोल डाला, तो क्या एक Cl और एक H निकलेगा? तो मैंने क्या किया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्या लग गया, Cl और CH। क्या दूसरा मोल NaNH2 अभी बाकी है? दूसरा मोल NaNH2 क्या करेगा, फिर से HCl हटाएगा। तो फिर से HCl हटा देगा, तो क्या आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बन गया। अभी 2 मोल NaNH2 आया है, तीसरा मोल NaNH2 क्या करेगा, एसिडिक H को हटा देगा। क्या ये बेस है और ये एसिडिक H है? तो NaNH2 तीसरा मोल जब NaNH2 दोगे, तो ये अल्काइन में हमने पढ़ाया हुआ है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये क्या बन गया आपके सामने, 3 मोल NaNH2 के बाद जो C ऑप्शन बना है वो ये। देखो ध्यान से, पहली बार में खुशरोव रिएक्शन एसीटोन, दूसरी बार में PCl5 2 Cl को ऐड करेगा, तीसरी बार में पहला HCl निकलेगा एल्कीन, दूसरा HCl निकलेगा एल्काइन, और तीसरी बार में क्या जो एसिडिक H है उसके साथ रिएक्शन कर गया। अच्छा, अब ये C तक आपके पास बन चुका है। अब ये C में आपको माइनस दिख रहा है, क्या यहां पे CH3 पे डेल प्लस दिख रहा है? तो क्या डी ऑप्शन में क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस माइनस में क्या प्लस जुड़ जाएगा, एल्काइन बन गया। अब ये एल्काइन बन गया है, H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, क्या बेटा ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता है, सिस या ट्रांस, सिस एल्कीन बनाएगा। तो ई ऑप्शन में आपके पास सिस एल्कीन बन जाएगा, यहां भी CH3 यहां भी CH3। अब उसमें Br2CCl4 याद करो, Br2CCl4 क्या एंटी एडिशन होता है? तो एंटी एडिशन याद करो, सिस को क्या लिखते थे, प्लस, इसको क्या लिखते थे, माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो यानी कि Br एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड लगेगा, इधर क्या CH3, इधर क्या CH3, यहां क्या है H। क्या बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या बनता है, तो F क्या बन गया, D भी बनेगा L भी बनेगा, पेयर ऑफ D and L इन एंशोमर। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो मीजो, बताया हुआ है, 2 ही बनेगा, या तो रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या है, इन एंशोमर का पेयर है, इसका मतलब इन एंशोमर बन रहा है। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर मतलब D इन एंशोमर L इन एंशोमर का 50-50, वो इन एंशोमर है, वो रेसमिक मिक्सचर है। आपके अगर याद हो तो लास्ट टेस्ट में E से F वाला ही प्रोडक्ट पूछा हुआ है, DL वाला लिखा हुआ था, तो वही तो है। रेसमिक मिक्सचर क्या है,
डी भी है, एल भी है, 50-50 आया समझ में। तो ये आपके पास रेसमिक मिक्सचर फाइनली बन रहा है। या तो रेसमिक बनता है या मीजो बनता है। रेसमिक तब बनेगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मीजो तब बनेगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। लिखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड। क्या हो गया? कितने अभी? 3:30 तक तो होता ही होगा। अभी 2:85 तो हुआ है। अच्छा समोसा भी खाना है तुमको। चलो भाई इसके आगे एक अगली क्लास। कोल्ड ड्रिंक हम मंगवा दें, ठीक बन रहा है।